Thermal power plant is the main source of power generation. World two-thirds of energy requirement is fulfilled by thermal power plant. Coal is used as fuel in these plants. India first thermal power plant, Hussain Sagar Thermal Power Station, was established in Hyderabad in 1920 with the capacity of 22.5 megawatt. A thermal power plant converts the heat energy of coal into electrical energy. Coal is burnt in a boiler which converts water into steam. The expansion of a steam in turbine produces mechanical power which drives the alternator coupled to the turbine. Thermal power plant contribute maximum to the generation of power for any country. थर्मल पावर प्लांट का ये हम देख रहे हैं लेआउट बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ये जो हम लोग जो देख रहे हैं कि एक हमारा ये कोल हॉपर है, पल्वराइजर है, बॉयलर है, फर्नेस है, टरबाइन है, अल्टरनेटर है, कंडेंसर है, फीड वाटर पंप है, डस्ट कलेक्टर है, चिमनी है। तो ये इसके हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं थर्मल पावर प्लांट के। अब हम लोग इसका वर्किंग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये कोल हॉपर है। कोल हॉपर के अंदर कोल को हम एंटर करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ के बाद ये जाता है पल्वराइजर में। पल्वराइजर क्या करता है कि जो हमारा जो कोल इसके अंदर जो एंटर किया है, इस कोल को पाउडर के फॉर्म में बनाता है जिससे कि हमारा कंबशन पूरी तरीके से कंबशन हो सके। तो ये क्या कर रहा है कि कोल हॉपर के अंदर जो हम लोग कोल को जो डाला है वो पल्वराइजर क्या कर रहा है, उसको पाउडर फॉर्म में चेंज कर दे रहा है, पाउडर फॉर्म में बना रहा है। उसके बाद हम उसको भेजते हैं कहाँ पे, ये हमारा फर्नेस है, इसको हम फर्नेस में भेजते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ बाहर से जो हम एटमोसफेयर से जो एयर ले रहे हैं उस एयर के टेम्परेचर को इंक्रीज करके हम फर्नेस में भेज रहे हैं जिससे कि हमारा बॉयलर का इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम इसको प्री हीटेड एयर यहाँ पे इसके अंदर एंटर करते हैं जिससे हम फर्नेस में हमारे यहाँ पे क्या होता है, कंबशन होता है। कंबशन होने से हमें क्या मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं हॉट फ्लू गैसेस बोलते हैं। कंबशन होने के बाद जो हमें गैस जो मिलेगा, और ये जो लगा हुआ है ये हमारा क्या है, बॉयलर है, और ये ट्यूब लगे हुए हैं। इस ट्यूब के अंदर हमारा क्या है, वाटर है। ये जो हम ट्यूब देख रहे हैं ये हमारा ट्यूब के अंदर क्या है, ये वाटर है। अब कंबशन होने से जो हमें हॉट गैसेस जो मिलेगा, और ये ट्यूब जनरली स्टील प्लेट का बना हुआ होता है, तो इसके कांटेक्ट में आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन इस स्टीम को हम लोग क्या करते हैं कि पहले हमारा क्या रहेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, उसके बाद हम इसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं। जब हमारा काइनेटिक एनर्जी में जब चेंज होगा, फिर इसको स्टीम को हम क्या करते हैं, टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक कराते हैं जिससे कि टरबाइन का ब्लेड हमें मूव करता है। और पहले हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, जब ये मूव करेगा तो कौन सी एनर्जी रहेगी हमारी स्टीम की, काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी को ये टरबाइन क्या करेगा कि उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देगा, ठीक है। जब इसके साथ जब ये मूव करेगा टरबाइन का ब्लेड, तो इसके साथ कनेक्टेड होता है साथ, वो भी मूव करेगा। और इसके साथ अटैच होता है अल्टरनेटर, इसके साथ से कनेक्टेड होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए था, हमें तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो एग्जॉस्ट जो स्टीम है, यहाँ से एग्जॉस्ट स्टीम कहाँ पे जाता है, ये हमारा जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर क्या कर रहा है, उसके जो टेम्परेचर है जो हमारा पहले वेपर फॉर्म में था उसके टेम्परेचर को ये धीरे धीरे कम करता है। तो धीरे धीरे जब कम होगा तो हमारा फेज क्या हो जाएगा, पहले वेपर फॉर्म में था अब ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। ये हम लोग फिर क्या करते हैं कि इसको अटैच कर देते हैं, ये कूलिंग टावर से अटैच होता है, इसको हम लोग कूलिंग टावर बोलते हैं। ये हमारा कूलिंग टावर है। ये भी क्या करता है कि हायर हाइट से ये गिरता है क्योंकि एयर है ना, एयर के कांटेक्ट में आएगा, है ना, ग्रेविटी के इफेक्ट से ये नीचे गिरेगा जिससे कि हमारा जल्दी जो है हमारा जो वाटर है वो जल्दी इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। अब इस कोई बात क्या होता है कि यहाँ से फिर हम पंप के हेल्प से, ये हमारा जो फीड वाटर पंप है, इस पंप के हेल्प से हम फिर बॉयलर में उस वाटर को भेज देते हैं। जनरली क्या होता है कि फीड वाटर पंप का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है बॉयलर के यहाँ प्रेशर से, नहीं तो क्या होगा, ये वाटर जो है वो बैक मारेगा। तो इसका प्रेशर जनरली हम ज्यादा रखते हैं। तो ये प्रोसेस ऐसा ये चलता रहता है। इसके बाद हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे कि जब कंबशन होगा तो कंबशन होने के बाद क्या होता है कि
स्मोक निकलेगा। तो जो स्मोक जो होगा, तो स्मोक को हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ डस्ट पार्टिकल भी होता है। तो उस डस्ट पार्टिकल को यहाँ पे क्या होता है कि कलेक्टर लगा हुआ होता है, तो डस्ट कलेक्टर के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और हम एटमॉस्फेयर में जो छोड़ते हैं सिर्फ हम स्मोक को, ताकि हमारा जो आसपास का जो एरिया हो, पॉल्यूशन वहां पे बहुत कम से कम हो। ठीक है। तो पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि डस्ट कलेक्टर लगा देते हैं, जिससे कि हमारा जो डस्ट पार्टिकल होगा कंबशन के बाद, तो इस डस्ट कलेक्टर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। और हम स्मोक जो होगा उस चिमनी के थ्रू हम बाहर एटमोस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो ये इस तरीके से प्रॉपर वर्क करता है थर्मल पावर प्लांट। अब हम आगे बात करेंगे कि ये इसका साइट सिलेक्शन जो करते हैं, इस प्लांट्स का साइट सिलेक्शन कैसे करते हैं, इन 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 सब सारे पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और क्या सबसे पहले हम लोग देखते हैं अब पहले मेन पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम साइट सिलेक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये मेन पार्ट्स तो अभी हम लोग ने देख लिया। ये हमारा है कोल हैंडलिंग प्लांट। अब हमारा क्या होता है कि बहुत लार्ज अमाउंट में कोल हमें रिक्वायरमेंट होता है। तो अप्रॉक्स 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए 300 टन ऑफ कोल पर डे रिक्वायरमेंट होता है। तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हमें कोल का रिक्वायरमेंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब रेल से या ट्रक से जब हम कोयला को लाते हैं, तो उसको हम लोग हैंडलिंग प्लांट में, जो हमारा जहाँ पे स्टोर करने का होता है, वहां पे हम इसको रखते हैं। कोल हॉपर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा कोल होता है इसके अंदर एंटर करते हैं। पल्वराइजिंग प्लांट हमारा क्या करता है कि जो हमारा कोल है उसको पाउडर के फॉर्म में बनाता है। बॉयलर जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करने का काम करता है। टरबाइन क्या करता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कंडेंसर से हमारा क्या कर रहा है कि टेम्परेचर जो है, जो हमारा जो एग्जॉस्ट जो स्टीम है, जो वेपर के फॉर्म में, उसके यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके टेम्परेचर को ये कम कर रहा है। कूलिंग टावर जो हम लोग ही यूज करते हैं, जिससे हम कि हमारा जो वाटर है वो जल्दी इसका टेम्परेचर कम हो जाए। फीड वाटर पंप की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को फीड करते हैं। डस्ट कलेक्टर हम लोग जब कंबशन होने के बाद जो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो कलेक्टर के अंदर इकट्ठा हो जाता है। अल्टरनेटर क्या करता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी जो टरबाइन कन्वर्ट करता है, उस मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये हमारे जो है ये मेन पार्ट्स है थर्मल पावर प्लांट के। अब हम बात कर रहे हैं कि साइट सिलेक्शन फॉर थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। हम जब इस प्लांट को इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ जो रेलवे का फैसिलिटी है ना, ट्रक का फैसिलिटी, ये इजिली अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि हमें लार्ज अमाउंट में हमें रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल जो हम लोग यूज करते हैं एज ए कोल यूज करते हैं, तो हमें लार्ज अमाउंट में हमें रॉ मटेरियल का आवश्यकता होता है। अभी मैंने डिस्कस किया था कि लगभग 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए 300 टन ऑफ कोल पर डे रिक्वायरमेंट होता है। तो हमें इसका अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि नेचर ऑफ लैंड एंड कॉस्ट। तो हमारा जो लैंड जो है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, किस तरीके का नेचर होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखना। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो लैंड जो है उसके अंदर टेस्ट करते हैं कि हमारा सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो कैसा है। ठीक है। दैट मीन्स द नेचर, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि द लैंड शुड हैव द हाई बियरिंग कैपेसिटी एटलीस्ट 10 न्यूटन पर mm² टू बी स्टैंड विथ लोड। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसका हमारा जो बियरिंग कैपेसिटी जो होना चाहिए हाई होना चाहिए। टोटल स्पेस जो रिक्वायर्ड होता है इस प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए अप्रॉक्स 1500 टू 2500 मीटर स्क्वायर पर मेगावाट ऑफ द प्लांट, ये रिक्वायरमेंट होता है। कॉस्ट जो होना चाहिए वो, हमारा जो लैंड का जो कॉस्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लोड सेंटर। ठीक है। इस प्लांट को जब इंस्टॉल करते हैं तो हमें ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है कि प्लांट जो इंस्टॉल कर रहे हैं, जो हमारा कंज्यूमर है, जो डिमांड है, वह वहां से इस प्लांट का जो डिस्टेंस है वो कितना है। ऐसा नहीं कि एक एरिया के अंदर हमारा डिस्टेंस कम है और दूसरे एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो काफी डिस्टेंस है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए। दैट मीन्स द thermal power plant should be located near coal mines so that the transmission cost is minimal, है ना। तो हम लोग ये भी ध्यान में रखते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन का लोड जहां पर हमारे रिक्वायरमेंट है प्लांट
इलेक्ट्रिसिटी, तो वो हम सेंटर में रखते हैं, नहीं तो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, हमें वाटर का जो भी रिक्वायरमेंट होता है ना, क्योंकि इसीलिए ये भी पॉइंट्स में हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है कि हम वाटर का अवेलेबिलिटी है या नहीं है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना चाहिए कि हम इजिली वहां पे जहां पे प्लांट को इंस्टॉल कर रहे हैं वहां पे इजिली हम ले जाया जा सकता है ना, जो भी है ट्रक है, रेलवे है, तो ये सब सारी चीजें फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। तो वहां पे इजिली ये चीज देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, क्योंकि हम इस प्लांट को वर्क जब कर होता है तो बहुत सारे लेबर का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो लेबर की फैसिलिटी, ऐसा नहीं कि लेबर हमें बहुत काफी डिस्टेंस से हमें लाना पड़ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट इंक्रीज होगा, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी का भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट्स पे हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा एस डिस्पोजल फैसिलिटी, क्योंकि जब हमारा कोल कंबशन होता है तो बहुत सारे एस निकलता है, राख होता है, तो वो हमारा राख जो होता है एसिड के अंदर जो इकट्ठा होता है, ठीक है, तो उसको कहीं डिस्पोजल करने के लिए भी फैसिलिटी होना चाहिए कि बहुत लार्ज अमाउंट में हमारा एस निकलता है, तो वो भी फैसिलिटी है ना, होना चाहिए कि है ना, कि डिस्पोजल जो एस जो हो रहा है उसको है ना डिस्पोजल होने के लिए उसकी फैसिलिटी होनी चाहिए। अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया, हम इस प्लांट को इंस्टॉल करते हैं तो ये भी पॉइंट्स में ध्यान रखना जरूरी होता है कि अगर आसपास का जो एरिया है वो पॉल्यूटेड है ना, अगर मान लेते हैं कि पॉल्यूशन अगर अगर यहाँ होता है, अगर अगर बहुत कंजेस्टेड एरिया है ना, घनी आबादी है, तो उस कंडीशन में उसके घनी आबादी से हम इस प्लांट को दूर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स में हमें ध्यान में रखना होता है कि अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया से हम इस प्लांट को इंस्टॉल जो करते हैं और काफी डिस्टेंस पे करते हैं। तो ये 8 पॉइंट्स है जो कि साइट सिलेक्शन करते हैं, तो हम इस पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है। एडवांटेजेस ऑफ थर्मल पावर प्लांट, द फ्यूल यूज इज क्वाइट चीप। हम यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज है कि हम जो कोयला यूज कर रहे हैं और जो कोल है, तो ये बहुत चीप है, सस्ता पड़ता है, इसलिए ये इसका इस पॉइंट एडवांटेज है। लेस इनिशियल कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर जनरेटिंग स्टेशन, है ना, दूसरे के रेस्पेक्ट में इसका इनिशियल कॉस्ट जो होता है कम होता है। इट कैन बी इंस्टॉल एट एनी प्लेस रिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कोल। द कोल कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइट ऑफ प्लांट बाई रेल रोड, इसको हम इजिली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकते हैं रेलवे की हेल्प से, है ना, बाई रोड की हेल्प से भी हम लोग ले जाया जा सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, एडवांटेजेज है। डिसएडवांटेज ऑफ थर्मल पावर प्लांट, इट पॉल्यूट्स द एटमोस्फेयर ड्यू टू प्रोड्यूसिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक। ये क्या होता है कि जब कंबशन होता है तो बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होता है कि हमारा स्मोक निकलता है, जिससे है ना पॉल्यूटेड करता है ना, तो ये भी एक डिसएडवांटेज पॉइंट है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होता है, ऑपरेशन कॉस्ट ज्यादा होता है, लार्ज अमाउंट में वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। और अगर हम बात करें कि ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज लो, तो इसका इफिशियंसी बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो डिसएडवांटेजेज है। ठीक है, थैंक यू।